बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, एक नए वीडियो के साथ हाजिर खिदमत और उम्मीद करता हूँ आप मेरी इस वीडियो को भी उसी तरह पसंद करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स करेंगे जिस तरह मेरी पिछली तमाम वीडियोस को आप लोगों ने पसंद किया और कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स किए। नए आने वाले के लिए खुश आमदीद, वेलकम और साथ रिक्वेस्ट मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें और ऑल को टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन बआसानी आप लोगों का तक पहुंच सके और आप लोग मेरी वीडियो से मुस्तफ़ीद हो सके। साथ रिक्वेस्ट के कमेंट्स बॉक्स में जाके ज़रूर कमेंट्स करें जिससे मुझे अपनी वीडियोस अपग्रेड करने का भी मदद मिलता है और मेरी हौसला अफजाई भी होती है। नाज़रीन, मैं कोशिश करता हूँ फैक्ट्स एंड फिगर पे बात करूँ, इसलिए मुझे कोई सरोकार नहीं है कि मेरे चैनल के 1000 बंदे होते हैं नहीं, ये 4000 घंटे होते हैं कि नहीं, लेकिन मैंने जब अपने आप से जो अहद किया है कि सच बोलूँगा, इसलिए अब मैं कुछ ऐसे बंदों की वीडियोस का सहारा ले रहा हूँ जो बाकायदा रिसर्च करके वो बात करते हैं और आप लोगों तक कोशिश करता हूँ ताकि सच्चाई पहुँचाऊँ। इसलिए आज एक और वीडियो जना हाल का जो ना जना हाउस का पिछले दिनों में शोर डाला हुआ था जी, जना हाउस को जला दिया है, एक कीमती असासा जला दिया। अब मैं उसकी हकीकत आप लोगों के सामने रखने लगा हूँ एक वीडियो के थ्रू कि जना साहब एक दिन भी उस मकान में नहीं, हाँ उनके नाम पे कुछ अरसा रहा ज़रूर, लेकिन उन्होंने क्लेम भी की, लेकिन उस वक्त भी बड़े माशाल्लाह जो ताकतवर थे ब्रिटिश आर्मी, और उसके बाद भी माशाल्लाह उन्हें एक दिन जो है ना उसमें रहना नसीब नहीं हुआ। ये आपको मैं वीडियो दिखाता हूँ जी, फैसला आप खुद करें कि असल हकीकत क्या है और जो है ना इस पे फिर मैं बाद में बात करता हूँ। ये अपना वीडियो स्टार्ट होने लग गया जी, इंशाअल्लाह आप देखें क्या असल है जी। ये देख सकते हैं जी, ये अपना वीडियो, हाँ जी ज़रा चेक करें जी वीडियो। जिना हाउस या कोर कमांडर हाउस, कायद आज़म ने जिना हाउस कब और किससे कितने में खरीदा? जिना हाउस लाहौर जहां वाक़े है, ये जायदाद लाला शिव दयाल सेठ के नाम थी, जो लाहौर की आम समाजी शख्सियत थे और तामीरात के बिजनेस से वाबस्ता थे। उन्होंने 1935 में अपनी वफात से कुछ साल पहले ये जायदाद ख्वाजा नजीर अहमद को फरोख्त कर दी थी और ख्वाजा नजीर अहमद ने ये जायदाद अपनी बेगम के नाम कर दी थी और फिर उनकी बेगम ने ये बंगला लाला मोहन लाल को फरोख्त कर दिया था। जुलाई 1943 में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ये बंगला जस्टिस काजी फायज ईसा के वालिद काजी मोहम्मद ईसा के जरिए मोहन लाल भासन से 1,62,500 रुपए में खरीदा था। कायद आज़म ने जब ये मकान खरीदा तो उससे पहले ही ये बंगला बरतानवी फौज ने किराए पर हासिल कर रखा था, जिसका माहाना किराया अलामती तौर पर 5 रुपए था, क्योंकि डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स के तहत बरतानवी फौज कोई भी जायदाद हासिल कर सकती थी और ब्रिटिश आर्मी उस घर को आर्मी मेस के तौर पर इस्तेमाल करती थी। जब कायद आज़म ने ये बंगला खरीद लिया तो फौज की किरायादारी की मियाद खत्म होने वाली थी, ताहम फौज ने फिर इस रूल के तहत इस मियाद में तोसी कर दी। कायद आज़म और बरतानवी फौजी हुक्काम के दरमियान 1.5 साल खतो किताबत होती रही, क्योंकि कायद आज़म न सिर्फ अपने मकान का कब्जा वापस लेना चाहते थे, बल्कि उन्हें इस मकान में होने वाली तामीराती तब्दीलियों पर भी एतराज था। उस पर पंजाब के सेक्रेटरी दाखिला मिस्टर विलियम्स ने मुदाखलत की और यके बाद दीगरे 3 ICS अफसरान GD खोसला, SN हस्कर और शेख अब्दुल रहमान को सालिस मुकर्रर किया कि वो फौज और मिस्टर जिन्ना के दरमियान मामला हल करवाएं। ये तो मालूम नहीं हो सका कि कायद आज़म ये घर फौज से खाली नहीं करवा सके या फिर उनकी मर्जी के मुताबिक किराए में 700 रुपए का इजाफा हो गया और फिर नए मुआहदे की मियाद अप्रैल 1947 मुकर्रर हुई। साद एस खान अपनी किताब में लिखते हैं कि किरायानामा की मियाद खत्म होने से चंद हफ्ते कबल ही 3 जनवरी 1947 को कायद आज़म को गैरिजन इंजीनियर लाहौर की तरफ से मुरासला मौसूल हुआ, जिसमें उन्होंने लिखा, लाहौर के एरिया कमांडर की तरफ से मुझे हुक्म मिला है कि मैं आपको अफसोस के साथ मुत्तला करूं कि लाहौर में फौजी जरूरियात के लिए इमारतों की शदीद कमी के बाइस आपका मकान बतौर फौजी मेस के काम आ रहा है। आपको किराए की मियाद खत्म होने के बाद भी ताहुक्म सानी वापस नहीं किया जा सकेगा। इस अस्करी लाचारी के बाइस आपकी जो दिल आजारी हुई, इसके लिए हम आपसे माजरत खा हैं। कायद आज़म बरतानवी फौज के इस जवाब से मुतमईन नहीं थे और अपने मकान को हर
मंसूबा आ गया। जब बरतानवी फौजी हुक्काम को पता चला कि बंगले के मालिक पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल नामजद हो चुके हैं, तो 1 अगस्त 1947 को कर्नल A.R. हॉर्स ने कायदे आजम को एक खत लिखकर 31 अगस्त तक बंगला खाली करके वापस करने के फैसले से आगाह कर दिया। लेकिन कायदे आजम अपनी जाती मसरूफियात के बाइस बंगले का कब्जा वापस लेने नहीं आ सके, तो 31 जनवरी 1948 तक किराएनामे में तोसी कर दी गई। 31 जनवरी 1948 को इस घर की तोसी शुदा लीज खत्म हो गई, लेकिन कायदे आजम को इस घर का कब्जा न दिया गया। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की वफात के बाद 1959 में उनकी हमशीरा मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने ये अजीमुशान तारीखी घर पाकिस्तान की रियासत को फरोख्त कर दिया और 1966 में इस घर के एक हिस्से को लाहौर के कोर कमांडर की रिहाइशगाह के तौर पर इस्तेमाल किया जाने लगा। 1976 में इसे जिन्ना हाउस का नाम दिया गया। ये है जनाब जिन्ना हाउस, जिसमें एक दिन भी कायदे आज़म साहब का रहना नसीब नहीं हुआ, बल्कि वो हकीकतन मैं बात बताऊं तो आखिरी दम तक वो कोशिश करते रहे इसकी कब्जा लेने की, लेकिन वो कामयाब ना हो सके, क्योंकि ज़ाहिर है आर्मी ब्रिटिश माशाल्लाह ताकतवर, फिर उसके बाद हमारी अपनी आर्मी वो मैस के तौर पे इस्तेमाल करते रहे, और फिर पाकिस्तान बनने के फ़ौरन बाद ही ज़ाहिर है कायदे आज़म की वफ़ात भी हो गई, इतना अरसा ना रह सके, और फिर बाद में यानी 69 या 70 के करीब फातिमा जिन्ना ने इसे हुकूमत के हवाले किया था, लो जी तुसी जानो तुहाडा काम जाना। ये है जनाब जिन्ना हाउस, जिसके बारे में इतना वावेला मचाया जा रहा है, और उसी जिन्ना को उस घर में रहने ही नहीं दिया गया। जनाब ये हकीकतें अब छुपी नहीं रह सकती, क्योंकि ज़ाहिर है अब मीडिया का दौर है, ये 2023 है, ये 1923 या 1980 नहीं है, इसलिए आप लोगों के सामने सच लाना मेरा फ़र्ज़ बनता था। अब मैं आपको MM आलम साहब के जहाज़ पे भी जो धावा बोला गया उसके बारे MM आलम साहब की ज़िंदगी के बारे में कि रिटायरमेंट के साथ उसके साथ क्या हुआ, देखिए मैं पहले भी इस पे जो ना कर चुका हूँ शदीद एहतजाज कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन एक और चीज़ सामने आती है कि ये पूरी प्री प्लांटेड गेम थी। और दूसरा फिर अगर एक साहब उनका भी मैं यहाँ नशर हुआ, वो कहता कि ये तो पूरा इंतहाई माजरत के साथ, मैं ये नहीं कहता, ये हो सकता है बीच में कोई तीसरे बंदे ने ये चीज़ें फ़ायदा उठाई हो, ये उन साहब के बारे में मैं उनका भी यहाँ वीडियो उनकी भी इंशाल्लाह नशर, वो कहता ये तो मिलिट्री एक्शन है भाई, पूरे नक्शे दिए जाते हैं, नक्शे के साले आपने वहाँ अटैक करना है, आपने वहाँ अटैक करना है, तो ये जो है ना अवाम क्या करती है, कहते हैं अवाम ज़्यादा जलाओ घिराओ बसें साड़ना, ये किसी घर में घुसना जो है ना इस हद तक कोई नहीं जा सकती। और फिर फौजी हेडक्वार्टर और फिर जिन्ना हाउस और फिर MM आलम की के जहाज़, ये कुछ दाल में काला नज़र आता है, या शायद पूरी दाल ही काली नज़र आती है। अब मैं आपको MM आलम साहब के जो रिटायरमेंट के बाद की ज़िंदगी और जो कुछ उनके साथ हुआ वो भी सुनाने लगा हूँ, आप ज़रा देखिएगा। नाज़रीन, जनरल ज़ियाउल हक ने टेप सुनी और MM आलम को एयरफोर्स से फारिग करने का हुक्म दे दिया, और यूं पाकिस्तान के हीरो और एयरफोर्स के हिस्ट्री के वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर MM आलम को 1982 में कबल अज़ वक्त रिटायर्ड कर दिया गया। वो उस वक्त एयर कमोडोर थे। MM आलम की पेंशन समेत तमाम मुराद रोक ली गई। वो दरवेश सिफ्त इंसान थे, दुनिया में उनका कोई घर नहीं था, शादी उन्होंने नहीं की थी, लिहाजा वो रिटायरमेंट के बाद भी चकलाला एयरबेस के मेस में मुकीम हो गए। वो एक कमरे तक महदूद थे, किताबें थी, इबादत थी और उनकी तल्ख बातें थी। हुकूमत कोशिश करके नौजवान अफसरों को उनसे दूर रखती थी, लिहाजा उस कोशिश के बावजूद भी अगर कोई जवान अफसर उन तक पहुंच जाता तो उसके कवायफ जमा कर लिए जाते और बादजा उस पर खसूसी नजर रखी जाती। चुनांचे नौजवान अफसर भी उनसे परहेज करने लगे। जनरल ज़ियाउल हक के बाद एयरफोर्स ने भी उन्हें पेंशन और देगर मुराद देने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। वो खुददार इंसान थे और वो 10-10 दिन तक फाका काट लेते, लेकिन किसी से शिकायत नहीं करते थे। मुद्दत बाद एक ऐसा शख्स एयर चीफ बन गया जिसने उनकी कमान में काम किया था। उसने उनके तमाम दोस्तों को दरमियान में डाला। 2 दर्जन लोगों ने उनकी मिन्नत की और यूं वो रिटायरमेंट की तवील मुद्दत बाद सिर्फ पेंशन लेने पर रजामंद हुए। जनरल परवेज मुशर्रफ ने इक़्तिदार संभाला तो MM आलम ने उन पर भी तनकीद शुरू कर दी। वो
फौज के सियासी किरदार और करप्शन को मुल्क की तबाही का असल जिम्मेदार करार देते थे। वो कहते थे जनरल मुशर्रफ और उनके साथी करप्ट भी हैं और ये हवसे इक़्तिदार के शिकार भी हैं। ये लोग मुल्क को तबाह कर देंगे। खुफिया इदारे फिर एक्टिव हुए। एक बार फिर उनकी गुफ्तगू टेप हुई। ये टेप सदर जनरल परवेज मुशर्रफ को पेश कर दी गई। सदर ने एयर चीफ को तलब किया, टेप सुनाई और उनसे कहा सकलाला एहसास इलाका है, ये शख्स हमारी नाक के नीचे बैठकर हमारे खिलाफ गुफ्तगू कर रहा है, इससे बगावत फैलने का खदशा है, अब इसे रावलपिंडी से कहीं दूर भिजवा दें। सदर का हुक्म था। चुनाचा MM आलम साहब का सामान बांधा गया और उन्हें रावलपिंडी से कराची पहुंचा दिया गया। उनका अगला ठिकाना फैसल बेस था। ये इंतकाल तक फैसल बेस में रहे। नाज़रीन, दिसंबर 2012 में उनकी तबीयत खराब हुई। उन्हें नेवी के अस्पताल शिफा में मुंतकिल किया गया। वहाँ 18 मार्च 2013 तक दाखिल रहे। 18 मार्च को जब उन्होंने आखिरी सांस ली तो उनकी शुजाअत और बहादुरी के नगमे गाने वालों में से कोई शख्स उनके सराहने मौजूद नहीं था। और आज चौराहे पर रखे एक मॉडल जहाज को नुकसान पहुंचाने के जुर्म में मासूम लोग उसी MM आलम के नाम से फांसी पर चढ़े। नाज़रीन, अगर आपको ये है जी MM आलम साहब, उनके साथ क्या हुआ आप लोगों ने भी देखा। तो नाज़रीन, अब सच छुपा नहीं रह सकता। अब फैसला मैं आप लोगों में छोड़ता हूँ। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।